तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे और ट्रांसलेशन में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से ट्रांसलेशनल यूनिट या फिर जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो कैसे बनता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनना हमने देख लिया था, यानी कि हम पहला स्टेप इसका देख चुके थे, चेन इनिशिएशन। हमने इसमें कुछ स्टेप पढ़े थे ट्रांसलेशन में। क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहला हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद वो टीआरएनए के साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो हो जाएगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। फिर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के बाद पेप्टाइड बॉन्ड की पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होगी। उसमें सब 3 स्टेप हैं, चेन इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। हमने चेन इनिशिएशन पढ़ लिया इसका। चेन इनिशिएशन में हमने देखा कि जो राइबोसोम है वो पहले अरेंज होते हैं, एक साथ अटैच हो जाते हैं। उनके अटैच होने के बाद जो हमारा एमआरएनए है वो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट पे जाके बाइंड कर जाएगा और फिर इसके ऊपर हमारा टीआरएनए बाइंड करेगा। जो पहला टीआरएनए है उसके पास जो अमीनो एसिड रहेगा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, वो होगा मेथियोनिन, और ये जाके बाइंड करेगा टी साइट के ऊपर जहां पर स्टार्ट कोडोन देखा जा रहा है जो कि है एयूजी। एयूजी का जो ऑपोजिट एंटी कोडोन होगा इस कोडोन का वो रहेगा यू। एयूजी है तो यूएसी रहेगा, यूएसी और एयूजी आपस में बाइंड कर जाएंगे। तो हमने देखा था कि मिथियोनिन बाइंड कर चुका है किसके साथ में, एमआरएनए के ऊपर टी कोडोन के की हेल्प से मिथियोनिन जो है वो एयूजी पे बाइंड कर गया, एयूजी ने मिथियोनिन को कोड कर लिया है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो इसका सेकंड पार्ट आता है हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन का जो सेकंड स्टेप है वो है चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन, यदि चेन इलोंगेशन की बात करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसे ना ट्रांसलेशन भी, सॉरी ट्रांसलेशन कह रहा हूँ, ट्रांसलोकेशन ही बोला जाता है इसको, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो यदि इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, डायग्राम आप सभी के पास बना हुआ है, मैं उसको यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये हो गया एमआरएनए पोलैरिटी 5 to 3 और इसके ऊपर सीक्वेंस रहेंगे नाइट्रोजनस बेस के। यू जी ए सी ए जी ए यू जी यू यू यू। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस भी चलो लिखते हैं, ए, ये सीक्वेंस है और ये है ए सी सी। और इस पर क्या है, इस पर अटैच है आपका राइबोसोमल सब यूनिट, लार्जर स्मॉलर। और यहाँ पर बाइंड हुआ है टीआरएनए यू ए सी, और इसके साथ है ये अमीनो एसिड METH मेथियोनिन। ठीक है, ये हम देख चुके थे। अब होगा क्या, अब ट्रांसलोकेशन के लिए या इलोंगेशन के लिए एक दूसरा और टीआरएनए आएगा जो यहाँ पर आके बाइंड होगा। तो एक टीआरएनए और आया जो यहाँ जाके बाइंड हो जाएगा, इस पर सीक्वेंस रहेगा ए ए ए एंटी कोडोन, और इस पर जो अमीनो एसिड है वो है फिनाइल एलानिन PHY, फिनाइल एलानिन। आप देखो जब यहाँ पर दो, ये किस पे बाइंड हुआ, ये हुआ ए साइट पे बाइंड, ये वाली साइट है ए साइट, ये वाली साइट
थी पी साइड। जब दो टीआरएनए एक साथ आ जाएंगे तो उन टीआरएनए के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पर बन जाएगा ये पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है ये किस एंजाइम की मदद से बना? यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है वो है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा है? एंजाइम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। और इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट बातें कल की क्लास में समझ चुके हैं कि ये प्रोटीन का नहीं बना हुआ, ये एक आरएनए है। और यूकैरियोट में ये है 23 एसआर आरएनए, प्रोकैरियोट में है ये 28 एसआर आरएनए। तो ये हो गया आपका पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की एक्शन की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अब देखो, जैसे ही ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो बनने के बाद क्या होगा? ये जो आरएनए है, ये आरआरएनए जो है राइबोसोमल यूनिट, ये इस एमआरएनए के ऊपर स्लाइड करेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम लिखते हैं यहाँ पर हम, क्या होगा? आरआरएनए मूव ओवर दी एमआरएनए। आरआरएनए एमआरएनए के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर जो साइट है ये है क्या? ये है ई साइट। अब देखो, जैसे ये आगे की तरफ मूव करेगा ना, यहाँ पे यूं ये मूव करेगा जब, तो मूव करने से ये वाला टीआरएनए ई साइड पे आ जाएगा, और ये टीआरएनए जो है ये पी साइड पे आ जाएगा। तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। अब 5 प्राइम 3 प्राइम यू जी ए सी ए जी ए ए ए यू 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 ए यू जी ए सी सी, ठीक है। तो जब ये जो आरआरएनए है ये स्लाइड करके आगे बढ़ा तो आरआरएनए यहाँ आ गया। जब ये यहाँ पर आ गया तो देखो, ये वाला टीआरएनए तो इधर रहेगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 2 अमाइनो एसिड जो बाइंड हो गए। एक तो ये हो गया मेथियोनिन बाइंड हो गया, और एक इसके साथ जो बाइंड है फिनाइलएलानाइन, ठीक है। जो यहाँ पर टीआरएनए आया था ये वाला, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टीआरएनए था वो यहाँ से रिमूव हो गया, अलग चला गया, ये अलग हो गया यहाँ से। जिसके पास सीक्वेंस क्या था? यू ए सी, ये चला गया अलग। एक और टीआरएनए यहाँ पर आके बाइंड करेगा, यू यू यू, इसके पास भी एक अमीनो एसिड रहेगा, और ये भी क्या करेंगे? आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से ये आरआरएनए एमआरएनए के ऊपर स्लाइड करता जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती चली जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? और जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 2 अमीनो एसिड के बीच में, और 2 अमीनो एसिड कहाँ कहाँ बनेगा? एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सेकंड स्टेप हमारा हो गया चेन इलोंगेशन या फिर ट्रांसलोकेशन। इन दोनों डायग्राम को आप ड्रॉ करें और इसके बाद हम इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। चलिए, डन, सभी ने ये बना लिया है।
चलिए भाई लिखिए, इन दिस स्टेप another tRNA attaches to the A site and when two amino acid comes in contact and when two amino acid comes in contact, then there is formation of peptide bond between carboxyl and amine group of two amino acid takes place with the help of enzyme peptidyl transferase. और जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं CONH2, ये है पेप्टाइड बॉन्ड CONH2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस प्रोसेस required some energy. This process required some energy which is used in the form of GTP. GTP की फुल फॉर्म है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है जी। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज क्या है ये हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब, the ribosome move from one codon to other codon on the mRNA and continuously the amino acid get attached. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, as the ribosome move along the mRNA, the previous tRNA remove out through the E site from this assembly.
तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। फिर आता है थर्ड स्टेप, जिसे हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। अब आता है थर्ड स्टेप, जिसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन। देखिए, चेन टर्मिनेशन की यदि बात करेंगे, तो चेन टर्मिनेशन का मतलब है कि प्रोसेस का रुक जाना। ये प्रोसेस कब स्टॉप होगा? तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। तो इसके बारे में पहले लिखिए, दिस प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन कंटिन्यू, this process of elongation continue until the stop codon or nonsense codon or termination codon. This process of elongation continues until the stop codon, nonsense codon और termination codon सर arrive. until कोडॉन के बाद Until the stop codon, एक मिनट, क्या बोल रहा आपने? पूरा पॉइंट बोलो मुझे, मैंने क्या बोला दिस है? प्रोसेस ऑफ elongation continue until the stop codon. हाँ, until the stop codon और नॉनसेंस कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन, ये तीनों एक ही बात है। स्टॉप कोडोन बोल दो, नॉनसेंस बोल दो या टर्मिनेशन बोल दो। टर्मिनेशन कोडोन अराइव्ड। जब तक ये नहीं आ जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, प्रोटीन बनता रहेगा। अब देखो, डायग्रामेटिकली हम एक बात समझते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर क्या हुआ। अब यहाँ पर ना, जैसे ये आपका mRNA है, अब देखिए ये है स्टॉप कोडोन UGA, स्टॉप कोडोन आ गया। तो जब स्टॉप कोडोन आ गया यहाँ पर, ये है आपका और इसके साथ ये बाइंड है आपके ये मैं वही, ये हमारी है प्रोटीन चेन, ये यहाँ पर आ गया और ये आ गया स्टॉप कोडोन। जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा तो एक रिलीज फैक्टर आता है, एक रिलीज फैक्टर आता है जो स्टॉप कोडोन के साथ जाके अटैच कर जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड RF। RF का मतलब है रिलीज फैक्टर। स्टॉप कोडोन आने पर एक रिलीज फैक्टर यहाँ पर जाके अटैच कर जाएगा। ये रिलीज फैक्टर क्या होगा? ये एनर्जी यूज करेगा GTP की फॉर्म में, एनर्जी यूज करेगा। और जब ये mRNA के साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा? ये जो tRNA है यहाँ से अलग हो जाएगा, ये आपका प्रोटीन भी अलग हो जाएगा और राइबोसोम की दोनों जो यूनिट है ये भी ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? आफ्टर अटैचिंग of RF मतलब रिलीज फैक्टर with
स्टॉप कोडोन ऑफ mRNA, क्या होगा फिर? आपका mRNA अलग हो गया, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, mRNA अलग हुआ, जो राइबोसोम की दोनों यूनिट हैं वो भी क्या हो गई, अलग हो गई, और जो प्रोटीन बना था वो भी इसमें से अलग हो जाएगा। ये हो गई आपकी प्रोटीन चेन, प्रोटीन चेन भी अलग हो गई, ठीक है। तो प्रोटीन चेन अलग हो गई, तो इसी के साथ हमारा क्या हुआ, प्रोटीन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करें, और जो रिलीज फैक्टर यहाँ अटैच हुआ था, इन सबको अलग करने के बाद वो रिलीज फैक्टर भी यहाँ से अलग हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम ये पॉइंट लिख लेते हैं। चलिए लिखिए इसके बारे में, ये डायग्राम बनाइए और फिर लिखिए, आफ्टर अटैचिंग ऑफ रिलीज फैक्टर with mRNA, the ribosomal unit, tRNA, mRNA and protein, everything detaches, ठीक है। ये आपका फॉर्मेशन हो गया प्रोटीन। अब एक बात जो हमें याद रखनी है, पहले एक पॉइंट और लिखें इसके बारे में, द रिलीज फैक्टर used energy in the form of GTP. The release factor used energy in the form of GTP. और एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, एक नोट लिखिए, there is only one release factor in eukaryotes. There is only one release factor in eukaryotes and two release factors in prokaryotes and two release factors in prokaryotes. यूकैरियोट्स में एक ही रिलीज फैक्टर चाहिए और प्रोकैरियोट्स में दो रिलीज फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमने अपना कंप्लीट प्रोसेस समझ लिया है ट्रांसलेशन का, तो हमारा ट्रांसलेशन भी खत्म हो जाता है। तो हमने पूरा सेंट्रल डॉग्मा कंप्लीट कर दिया, तो सेंट्रल डॉग्मा आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ इसमें स्पेशल टॉपिक हैं, जैसे एक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, उसको आज शुरू करते हैं। और इसके बाद हमारे दो टॉपिक और रह जाएंगे, एक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, दूसरा हमारा फिर रह जाएगा इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बस ये तीन टॉपिक हमारे इस चैप्टर के रह गए हैं। ये तीनों टॉपिक खत्म करते ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको क्लीन कर देते हैं, रब कर देते हैं, और अब हम लोग शुरू करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। चलिए, तो अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में।
रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। जीन हमें पता है डीएनए का पार्ट है, और जीन से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो जो जीन अपने प्रोटीन को फॉर्म करेगा और उस प्रोटीन से कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, इस चीज को बोलते हैं हम लोग जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब है द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स expresses by the gene or shown by the gene is called gene expression। ये रिस्पॉन्स मेटाबॉलिकली भी हो सकता है, मींस ये कोई प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है, या कुछ ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो आपको दिखाई देगा। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब है इट मींस द रेगुलेशन of ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करना एंड ट्रांसलेशन को रेगुलेट करना। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन विच फाइनली क्या बनाते हैं? ये फाइनली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जिनसे फाइनली प्रोटीन बनेगा। तो इसे हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सेंट्रल डोग्मा में भी मैंने आपको बताया था कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। अब देखिए, ये जो प्रोसेस है ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अलग अलग तरह से होता है। तो हम ये लिख सकते हैं दिस process takes place in different way in the eukaryotes and prokaryotes। तो ये जो प्रोसेस है ये यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में किस तरह से होता है ये देख लेते हैं। तो यदि जो यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोट्स में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेल्फ रेगुलेटेड प्रोसेस है। तो इट इज कॉम्प्लेक्स एंड सेल्फ रेगुलेटेड प्रोसेस। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो अपने आप ही रेगुलेट होता है। ठीक है, और इसमें जो रेगुलेशन हो रहा है इसको हम 4 लेवल पे समझ सकते हैं इन यूकैरियोट्स में। दिस रेगुलेशन can be well understand at 4 level। और वो लेवल कौन कौन से हैं? इसमें पहला लेवल है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे समझ सकते हैं इसको। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है डीएनए से क्या बनता है? इसका मतलब है डीएनए से जब आपका एचएनआरएनए बन रहा है तो उस टाइम पे आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा, इसको हम कब समझ सकते हैं? प्रोसेसिंग लेवल पे। प्रोसेसिंग लेवल
प्रोसेसिंग लेवल का मतलब है कि जब स्प्लाइसिंग हो रहा है तो रेगुलेशन बाय स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब पता है कि जब HNRNA से क्या बन रहा है, आपका mRNA बन रहा है। और तीसरा लेवल है आपका कि जब ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तो इस टाइम पे समझ सकते हो। और फोर्थ जो लेवल है वो है ट्रांसलेशनल लेवल। ट्रांसलेशनल लेवल मीन्स जब आपका mRNA से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो ये 4 लेवल हैं जहां पर हम स्टडी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किसको, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को यूकैरियोट्स में। बस यूकैरियोट्स में हमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें यूकैरियोट के बारे में डिटेल स्टडी नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसको आप लोग हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो वहां पर ये आपको पढ़ने को मिलेगा। अब इसका एक मॉडल है जो यूकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन है, इसे एक साइंटिस्ट थे ब्रिटन ने इसको एक मॉडल से एक्सप्लेन किया है और वो मॉडल है जीन बैटरी मॉडल। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, लिख लीजिए आप, ये नोट करके लिख लो। द बेस्ट मॉडल which explain regulation of gene expression, the best model which explain regulation of gene expression in eukaryotes is जीन बैटरी मॉडल। जीन बैटरी मॉडल ऐसे लिखेंगे, जीन बैटरी मॉडल। और ये किसने दिया था, गिवन बाय ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन ने दिया था ये। तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। और अब जो हमें पढ़ना है हम उसकी तरफ चलते हैं, वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए होंगे। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये हमें पढ़ना है डिटेल में। तो प्रोकैरियोट्स में जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग ऑपेरॉन। तो हम ये लिख लेते हैं, इन प्रोकैरियोट्स दिस रेगुलेशन is takes place by a special structure called, क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, कॉल्ड ऑपेरॉन। ऑपेरॉन के द्वारा जो जीन एक्सप्रेशन है वो इसमें कंट्रोल होता है। और जो ऑपेरॉन कंसेप्ट है ये किसने दिया था, दी ऑपेरॉन कंसेप्ट गिवन बाय
जैकब एंड मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था ऑपेरॉन के बारे में। ऑपेरॉन होता क्या है, डायग्रामेटिकली हम आपको समझाते हैं। ये जैसे हम एक डीएनए की बात करेंगे, तो डीएनए में हमें ये दो स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे। एक तो ये हो गया, और एक स्ट्रैंड ये हो गया आपका, ठीक है जी। ये हो गया आपका 3' 5', और ये हो गया 5', 3'। अब ऑपेरॉन सिस्टम की अगर बात करेंगे, तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है, इतना जो सीक्वेंस है डीएनए का, ये सॉरी, ये जो सीक्वेंस है, दिस इज कॉल्ड रेगुलेटरी जीन। ये सीक्वेंस कहलाएगा रेगुलेटरी जीन। ये है रेगुलेटरी जीन, और रेगुलेटरी जीन के बाद इसमें जो ये सीक्वेंस आपको दिख रहा है, ये है आपका प्रमोटर जीन। प्रमोटर के बाद जो ये सीक्वेंस आपको दिखाई देगा, ये है आपका ऑपरेटर जीन। इसे ओ से, इसे पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये वाला सीक्वेंस है, यहां से लेकर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सीक्वेंस कहलाते हैं आपके स्ट्रक्चरल जीन, जिससे आपका प्रोटीन बनेगा, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो एक ऑपेरॉन सिस्टम में हमें रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन दिखाई देता है। तो ये डायग्राम ड्रॉ करें, और इसके बाद हम जो हमने डायग्राम में चीजें मेंशन करी हैं, इन्हें हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में। लिखिए, एन operon is a group of many genes. An operon is a group of many genes like promoter gene, regulatory gene, operator gene, and structural gene. An operon is the group of many genes like promoter gene, regulatory gene, operator gene, and structural gene, which function together as a unit, and regulate the metabolic pathway, ठीक है। अब देखो, प्रोटीन कौन सा पार्ट बनाएगा, प्रोटीन तो ये पार्ट बनाएगा, स्ट्रक्चरल जीन। तो ये वाला जो जीन है, जो स्ट्रक्चरल जीन आपको दिख रहा है, इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है कौन, इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगा आपका प्रमोटर जीन और रेगुलेटरी जीन। तो लिखिए इसमें, all the structural gene are regulated by a single promoter. All the structural gene are regulated by a single promoter
and a single regulatory gene, a single regulatory gene। और यदि हम ऑपेरॉन सिस्टम के एग्जाम्पल देखें प्रोकैरियोट में कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्रोकैरियोट में जो ऑपेरॉन सिस्टम देखे गए हैं उसमें एक है लैक्टोज ऑपेरॉन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं लैक ऑपेरॉन। दूसरा है ट्रिप ऑपेरॉन, जिसे हम ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। तीसरा एग्जांपल अगर देखोगे इसका तो एक आ जाएगा आपके पास में वेलाइन ऑपेरॉन। इसके अलावा हिस ऑपेरॉन, हिस मतलब हिस्टाडीन है इसमें। और एक हो जाएगा आपका एराबिनोज ऑपेरॉन। ये कुछ ऑपेरॉन हैं जो प्रोकैरियोट्स में देखे जाते हैं। इसमें से हमें जो पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं दो, एक पढ़ना है हमें लैक ऑपेरॉन जो आपके सिलेबस में है, और एक पढ़ना है हमें ट्रिप ऑपेरॉन, ये भी आपके सिलेबस में है। तो ये एग्जांपल लिख लीजिए। फिर हम ऑपेरॉन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। चलिए डन, लिख लिया आप सभी ने ये। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन। टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन। तो ऑपेरॉन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, टू टाइप्स हैं। और इसका बेसिस क्या है, बेसिस है फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे दो कैटेगरी में बांट दिया गया इसको, जिसमें फर्स्ट है इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, और दूसरा है रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। देखिए इंड्यूसिबल ऑपेरॉन क्या होता है, इसकी यदि बात करेंगे तो इन सच ऑपेरॉन दी सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है इज एडेड टू स्टार्ट द प्रोसेस, या टू स्टार्ट या फिर कैरी आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को जो शुरू करे। इसमें क्या है, इंड्यूसिबल का मतलब है कि जब हम कोई सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, तो ये कहलाएगा इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। और इसमें जो रेगुलेटरी जीन है इसको हम आई से डिनोट करते हैं। हेयर रेगुलेटरी जीन रिप्रेजेंटेड एज आई। ये पूछेगा आपसे कि रेगुलेटरी जीन क्या होता है इंड्यूसिबल में, और इसका एग्जांपल होगा लैक ऑपेरॉन। ये तो आपको आना ही चाहिए। और दूसरा है रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। इसमें क्या होता है, इन सच ऑपेरॉन जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट इज एडेड, इसमें सब हम ऐड करते हैं टू स्टॉप द प्रोसेस, टू स्टॉप द प्रोसेस। इसमें ये प्रोसेस को रोक देगा, ठीक है। और इसमें जो रेगुलेटरी जीन है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, रेगुलेटरी जीन ये रिप्रेजेंट हो जाएगा आपके आर से। इसका एग्जांपल है आपका ट्रिप ऑपेरॉन, ठीक है। तो आज की क्लास में यहाँ तक रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।